हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई एम बैक अगेन। थोड़ा सा वीडियो डालने में देरी हो गई, सॉरी फॉर दैट, बट दिस टाइम आई एम बैक अगेन विद अ न्यू कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस जो सबको बोरिंग लगता है, दैट इज हिस्ट्री. I am taking history. I will try to make this subject easy, understandable, और मैं साथ साथ आपको जितने भी important questions हैं आपके इस टॉपिक के वो बताता चलूँगा. I am teaching class 10th for last 15 years और मैं आपको जो है वो ये सारी जितने क्वेश्चंस हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता चलूँगा. सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी. बच्चा लोग इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. दैट इज लर्न विद गुरुजी. सो by don't wasting the time, I am coming back to history class कौन सी? क्लास 10th. बच्चा लोग मैंने आपको जो था वो इसमें एक वीडियो डाला था, अगर आपको नहीं होगा तो उसमें देख लीजिएगा, रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ क्लास 10th. तो उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था क्लास 10th का, कौन से चैप्टर्स आपके जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च 2021 में आपको आने हैं. इसके साथ साथ आपकी जो है वो सीबीएसई की एलओसी भी जाना जो है वो शुरू हो गई होगी. सीबीएसई आज की डेट में एलओसी फिल करवा रहा है क्लास 10th और 12th की. तो उसमें भी आपने 3-4 चीजें ध्यान रखनी है बिफोर गोइंग टू द टॉपिक. उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका जो नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से तय करना है और उसके बाद ही आपने एलओसी जो है वो साइन करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो सब्जेक्ट जाएंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो पेपर देना होता है. तो इसलिए जो है ये एलओसी का काम बच्चा लोग आपने बहुत ध्यान से करना है और उसको ध्यान से चेक करना है. अपने पेरेंट्स को भी बोलना है आपने कि आप जो है वो उसको ध्यान से चेक करेंगे. ठीक है बच्चा लोग. सो वेलकम बैक. नाउ मूविंग टू द हिस्ट्री कंपोनेंट ऑफ क्लास 10th, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर जो आपके इस टॉपिक में है, फर्स्ट यूनिट में है. आपकी यूनिट में 3 चैप्टर्स है. द फर्स्ट चैप्टर इज the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. Now we will talk of which continent here. हम कौन से कॉन्टिनेंट की बात करेंगे? यहाँ पे हम जो बात करेंगे that we will take ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट. यूरोप कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे. इस चैप्टर में आपके जो है वो हम जर्मनी की, इटली की, उसके बाद ब्रिटेन की, उसके बाद इन सभी टॉपिक्स पे हम जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो ये आपका जो है वो टॉपिक है और उसके बाद इसी यूनिट में आपका जो थर्ड टॉपिक है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको हम जो है वो लेटर ऑन आपका स्टार्ट करेंगे. इज दैट क्लियर बच्चे लोग? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कॉन्टिनेंट बता दिया, कॉन्टिनेंट इज यूरोप. नाउ सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म? नेशनल, राष्ट्र. नेशनलिज्म होता है इन हिंदी, द नेशनलिज्म इज नोन एज राष्ट्रवाद. हिंदी में नेशनलिज्म को बोलते हैं राष्ट्रवाद. जो आपके अंदर अपने देश के लिए जज्बा होता है, भक्ति होती है, जो आपके अंदर अपने देश के लिए प्रेम होता है, प्यार होता है, उसे जो है वो नेशनलिज्म कहा जाता है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आप
हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी पीछे शायद मई मंथ में जो है वो आपका इसमें गलवान वैली, गलवान जो रिवर है आपकी लद्दाख रीजन में, वहाँ पे चाइना के साथ कुछ झड़प हुई थी इंडियन आर्मी की। तो हमारे जो थे वो उसमें 20 जो सैनिक थे या B-20 सोल्जर्स वर मेट्रियर देयर, वहाँ पे 20 सोल्जर्स जो थे वो शहीद हुए थे। तो उनको जब ये सब कुछ वाकया हुआ तो उस टाइम पर हमारी जो रगों में जो खून बह रहा था वो खोल निकला था, और हमने अपने देश के लिए जो था वो बहुत सारे जो कई सारे जो थे वो कई ऐसे आपके सोशल मीडिया पे कई सारा के मैसेज आए कि चाइना की गुड्स को बॉयकॉट करिए। तो हम बहुत सारे लोगों ने चाइना की गुड्स को जो था वो बॉयकॉट किया। तो दैट इज अ फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म, उसे जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग कहा जाता है। अब आपका ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है आपका एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेंच जानते हैं? द पीपल लिविंग इन फ्रांस, द पीपल लिविंग इन फ्रांस। फ्रांस के जो लोग हैं उन्हें फ्रेंच कहा जाता है। फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सोरियो। द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट इज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो, SORRIEU, ये नाम था इस आर्टिस्ट का। इसने सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाए थे। सीरीज ऑफ प्रिंट्स मतलब इसने जो थी वो पेंटिंग्स बनाई थी, और उस पेंटिंग में उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। हाउ मच पेंटिंग? 4 पेंटिंग्स जो थी वो उसने बनाई थी। और उसमें से एक पेंटिंग जो है वो आपका जो बुक का पेज नंबर 3 है उसमें आपकी वो विजुअल जो है वो आपका दिया गया है। फ्रेडरिक सोरियो का वो जो विजुअल है वो दिया गया है, और इस पेंटिंग में वो क्या कहना चाहता है वो आपको नीचे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। क्या कहना चाहता है वो? उसने इस सीरीज को जो नाम दिया है, जो प्रिंट की सीरीज, इसने जो पेंटिंग की सीरीज बनाई है उसको नाम ध्यान से सुनिए। ये आपका 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन हो सकता है। दिस कैन बी अ 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन। क्या नाम दिया है इसने? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये नाम दिया है इसने। फ्रेडरिक सोरियो ने अपने सीरीज ऑफ प्रिंट्स को क्या नाम दिया है? ये आपकी बुक में जो है वो नाम दिया गया है, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये नाम उसने दिया है। द फर्स्ट प्रिंट of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. क्या बोल रहा है ये? ये बोलता है कि यूरोप के और अमेरिका के, इसने वर्ड यूएसए यूज नहीं किया है, इसने जो वर्ड यूज किया है वो अमेरिका किया है। यूरोप और अमेरिका के मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, मैन एंड विमेन, दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। वो एक के पीछे, जैसे क्यू में आप देखा होगा क्यू लगती है, लाइन लगती है, उसी तरह से लाइन में एक के पीछे एक जो है वो मूव कर रहे हैं। इस तरह से एक के पीछे एक जो है वो मूव कर रहे हैं। एंड पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पेइंग होमेज। अब व्हाट डू यू मीन बाय होमेज? होमेज किसको बोलते हैं? होमेज बोलते हैं ट्रिब्यूट को, श्रद्धांजलि को। जो आप पुष्प अर्पित करते हैं, जो फूल आप चढ़ाते हैं, वो आपकी होमेज होता है, ट्रिब्यूट होता है। दैट इज नोन एज होमेज टू किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है जी। अब आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? कहां है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? मेरे को आप
जो है वो कमेंट्स में बताएंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका कहां पर है। ठीक है जी। उसके बाद एज यू विल रिकॉर्ड, उस टाइम पर, अब सेकेंड बात, ये बात यहां खत्म हो गई। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, क्लास 9th में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो था वो जो आपकी लिबर्टी जो थी उसको जो था वो किसके फॉर्म में शो किया था, उसको जो था लिबर्टी को जो था वो फीमेल एलोगेरी के रूप में प्रेजेंट किया था, फीमेल एलोगेरी के रूप में प्रेजेंट किया था। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हम बोलते हैं भारत माता, माता मीन्स माता इज अ लेडी फिगर, माता जो है वो लेडी फिगर आता है, मतलब एक लेडी है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पर आपका जो इलिटरेसी होती थी, जो अनपढ़ता होती थी, वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए लोगों को नेशन स्टेट समझाने के लिए, एक कंट्री को समझाने के लिए जो था वो उस तरह की फीमेल एलोगेरीज जो थी वो बनाई जाती थी। तो फ्रेंच आर्टिस्ट ने भी लिबर्टी को जो था वो फीमेल एलोगेरी के रूप में शो किया था। अब उसके बाद ये जो फीमेल एलोगेरी है, इस फीमेल एलोगेरी ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, इसके एक हाथ में लाइट है, शी इज बेयरिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में इसके जो है वो टॉर्च है, मतलब जो रे ऑफ होप जिसको बोल सकते हैं आप, आशा की किरण जो है वो एक हाथ में इसके वो है, और दूसरे हाथ में इसका जो है वो चार्टर ऑफ मैन है, चार्टर ऑफ मैन। अब ये चार्टर ऑफ मैन क्या होता है? चार्टर ऑफ मैन होता है जिसमें लोगों के अधिकार जो है वो बताए जाते हैं, लोगों की जो आपके राइट्स होते हैं, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो सारे के सारे राइट्स आपके उस चार्टर में लिखे गए थे। तो उसके बाद उसमें जो है एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मीन्स उसको बोलते हैं एनलाइटेंड पर्सन, ठीक है। और दूसरे हाथ में जो है वो चार्टर ऑफ मैन है, चार्टर ऑफ मैन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके सामने का जो ग्राउंड है, मान लीजिए यहां पे वो खड़ी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये आपका जो है जो पेन है इसको हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मान लेते हैं, और ये जो सामने का ग्राउंड है, ये सामने का ग्राउंड है, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वहां बोलता है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो ये आगे का ग्राउंड है जहां पे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, और इसके आगे का ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर जो आपके सिंबल्स पड़े हैं, शैटर्ड, शैटर्ड मतलब बिखरे हुए सिंबल्स पड़े हैं, किस चीज के? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, आपकी बुक में भी दिया गया है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है इन हिस्ट्री द टर्म रेफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट तो जानते होंगे, मोनार्कियल गवर्नमेंट होता है वेयर द किंग रूल्स, जहां पे किंग जो है वो रूल करता है, दैट इज नोन एज अ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, जो लोगों को लोगों को दबाती है, मिलिट्री उसके अंडर होती है, और सारी की सारी पावर्स जो है वो एक आदमी के हाथ में होती हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इन सोरियोस एक और वर्ड आता है दैट इज उटोपियन, ये वर्ड भी इसने यूज किया है। सोरियो के उटोपियन में
उटोपियन क्या होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक इस तरह की सोसाइटी सोच कर चलना या एक इस तरह की सोसाइटी जो है वो मान कर चलना जो एक्चुअल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी अगर हम इंडियन माइथोलॉजी में इसको जोड़े तो इंडियन माइथोलॉजी में हम इसे जो है वो राम राज्य बोलते हैं। ये माना जाता है कि जब भगवान श्री राम का जो राज्य था, अयोध्या जो उनका राज्य था, उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं था किसी भी वे में। ना वो मेंटली दुखी था, ना वो फिजिकली दुखी था, ना वो इमोशनली दुखी था। तो उसे बोलते हैं हम राम राज्य। तो इसी तरह से जो है उटोपियन जो है ये भी इसी तरह का होता है। ऐसा एक्चुअल में कंडीशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है। The people of the world are grouped as distinct nations. अब जो क्यू में लोग मूव कर रहे हैं, they are identified in a different nations. अब वो अलग अलग नेशंस में कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कैसे पता लग रहा है कि ये पर्सन जो है या ये जो ग्रुप मार्च कर रहा है ये इस कंट्री का है, या ये जो ग्रुप पीछे से आ रहा है वो कौन सी कंट्री का है। तो इस उसको किस तरह से जो है वो विजुअलाइज किया है, किस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो अलग अलग कंट्रीज के लोगों को जो है वो उनका जो नेशनल फ्लैग उस टाइम पर हुआ करता था, नेशनल फ्लैग्स तो बाद में बने हैं, उस टाइम जो उनके फ्लैग्स हुआ करते थे उसके थ्रू और उनके जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं उसके थ्रू जो है नेशनल कॉस्ट्यूम्स जो हैं उसके थ्रू जो है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या हमारा जो है वो नेशनल कॉस्ट्यूम है? हम आपने देखा होगा कि हम व्हाइट सी एक टोपी लगाते हैं जिसे नेहरू जी भी लगाते थे, ऊपर कमरी डालते थे और नीचे जो था वो व्हाइट आपका कुर्ता पजामा डालता था। दैट कैन बी अ नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ इंडिया। उसे जो है वो हम नेशनल कॉस्ट्यूम जो है वो मान सकते हैं। ठीक है। या फिर जो हमारी खादी है, खादी जो हमारी वो है खादी जो हमारा कपड़े हैं वो भी हम नेशनल कॉस्ट्यूम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। एडिंग एंड प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स। अब उस टाइम पर जिस टाइम पे ये विजन बना दिया उसने, उस टाइम पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास कौन सा स्टेट गुजर रहा था? उस टाइम पर जो गुजर रहा था दैट इज यूएसए। अब यूएसए क्या जो था, जब इसने जो था वो विजन बनाया होगा या पेंटिंग बनाई होगी तो पहले यूएसए के लोगों को ही क्यों दिखाया, किसी और कंट्री के लोगों को क्यों नहीं दिखाया इसने? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यूएसए जो था वो एक नेशन स्टेट जो था वो बन चुका था। नेशन स्टेट मीन्स एक राष्ट्र जो था वो बन चुका था, जबकि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो उस टाइम पर राष्ट्र नहीं बनी थी, इसलिए यूएसए को दिखाया गया है। एंड स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पीछे जो लोग आ रहे हैं दैट बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड व्हिच बाय दिस टाइम हैज ऑलरेडी नेशन स्टेट। फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। अब फ्रांस के लोगों को कैसे पहचाना गया? फ्रांस के लोगों को जो था वो रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर के फ्लैग से पहचाना गया। रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर का मतलब होता है जो रेवोल्यूशन के लिए जो आपका ट्राई कलर का फ्लैग यूज किया जाता था उसके थ्रू जो था वो फ्रांस के लोगों को पहचाना गया। हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू, और वो अभी तक स्टैच्यू के पास पहुंचे ही है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। फ्रांस के पीछे जो है वो जर्मनी के लोग हैं, बेयरिंग अ ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और उनके कलर का जो फ्लैग है कलर है वो आपका ब्लैक रेड और गोल्डन कलर है। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as United Nation. तो जब
आपके फ्रेडरिक सोरियो ने ये विजन लिया था, उस टाइम पर जर्मनी जो था वो आपका एक नेशन नहीं था। आगे आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जर्मनी जो था वो उस टाइम पर 32 प्रिंसिपलिटीज, मतलब 32 छोटे छोटे राजाओं के बीच में जो था वो डिवाइडेड था। The flag that they carry is expression of liberals' hope in 1848. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्रेडरिक सोरियो ने ये विजन कब बनाया। तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो ये विजन बनाया है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये विजन जो है या ये जो पेंटिंग है वो बनी है 1848 में। ठीक है, अब आगे, और जर्मनी को ये होप थी कि कहीं ना कहीं हम एक नेशन स्टेट जो है वो बन जाएंगे। टू यूनिफाई द नेशनलिस्ट न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इनटू अ नेशन स्टेट। जो जर्मनी के अलग अलग लोग थे जहां पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, वो सारे के सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं एक जर्मन स्टेट जो है, एक जर्मन नेशन स्टेट जो है वो बन जाएगा अंडर आ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका एक अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी के पीछे जो थे वो ऑस्ट्रिया के लोग थे। द किंगडम्स ऑफ टू सिलिकीज, उसके पीछे जो थे वो दो सिलिकीज जो थे, टू सिलिकीज जो आपकी किंगडम्स थी उसके पीछे वो लोग थे। उसके बाद लोम्बार्डी था, पोलैंड था, इंग्लैंड था, आयरलैंड था, हंगरी था, और लास्ट में जो आपको शो किया गया है वो आपका रशिया था। फ्रॉम द हेवेंस, ऊपर से देवी देवता भी जो है वो देख रहे हैं, जो आपके भगवान हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपके सेंट्स हैं, जो आपके क्राइस्ट है, जो एंजल्स हैं, दे आर गेजिंग एट द सीन, वो उस सीन को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। अब इन सेंट्स को या क्राइस्ट को या एंजल्स को जो था वो फ्रेडरिक सोरियो ने क्यों यूटिलाइज किया, क्यों अपने सीन में डाला? तो उसका सबसे बड़ा रीजन था बिकॉज symbolize fraternity among the nations of the world। देश अलग अलग कंट्रीज में भाईचारा शो करने के लिए किया, सभी कंट्री जो है वो आपस में तालमेल के साथ रह रही हैं, इसको शो करने के लिए, भाईचारे को शो करने के लिए जो है वो ये सीन जो था वो फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी इमेज में जो था वो डाला था। उसके बाद जो आपका इस चैप्टर में हम फ्रेडरिक सोरियो ने जो विजुलाइज किया है उसी विजुलाइज को पढ़ने की कोशिश, इसी विजुलाइज को हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and the mental world of Europe। तो 19th century में नेशनलिज्म जो था उसने एक ऐसी फोर्स थी जिसने यूरोप के लोगों में पॉलिटिकली भी और मेंटली भी बहुत सारी चेंजेस जो थी वो लाई थी। The end result of these changes was the emergence of nation states in place of multinational dynasties। ठीक है जी, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यूरोप में जो मल्टी डायनेस्टीज होती थी वो मल्टी डायनेस्टीज ना होकर जो थी वो आपकी क्या होना शुरू हो गई, वो आपकी नेशन स्टेट जो थी वो बनना शुरू हो गई। थैंक यू बच्चा लोग। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये आइडिया कहां से आया था ये आपका नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्लोरियस डे and like, share and subscribe my channel।